हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल एट संसिद्धि। बच्चों, आज हम सभी टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखिए, टेंस यानी कि टेंस की हिंदी बच्चों जो होती है वो होती है काल। टेंस की हिंदी काल। सबसे पहले बच्चों हम लोग टेंस के बारे में आज ये जान लेंगे कि क्या चीज़ है टेंस, टेंस किसको कहते हैं, टेंस को आगे किस तरह से बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले ये सब हम देख लेते हैं। तो टेंस जो है, टेंस की हिंदी है काल। इसका मतलब क्या है? काल। और काल का मतलब होता है समय। काल का एक और पर्यायवाची मतलब कि हिंदी में समय। चाहे हम काल कहें या समय कहें, दोनों ही ठीक। पर व्याकरण की भाषा में टेंस की हिंदी वैसे हम ज्यादातर काल ही लिखते हैं, ये सबसे अच्छा है। ठीक है, अब बच्चों इसके लिए हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि टेंस क्या है? तो हम आपको बता दें कि हम आपको पहचानने की जरूरत नहीं कर रहे कि ये भाई पहचानना है या इसको पहचानने की जरूरत है आपको, कुछ नहीं। टेंस या काल या समय ये 24/7 हमेशा चलने वाला है। हम लोग कोई ना कोई काम जब भी करेंगे तो 24/7 ही कोई काम करेंगे। अगर आपको लगता हो कि नहीं हम किसी काम को 1 मिनट में कर रहे हैं, किसी काम को 2 मिनट में, तो याद करिए पढ़ना, लिखना, हंसना, सोना, आना जाना, ये सब कुछ आप बहुत सारे काम कर रहे हो। और जितने काम हम लोग कर रहे हैं, जिस किसी भी वर्क को हम लोग कर रहे हैं, वो सारा वर्क जो है किसी ना किसी टाइम में होता है ना? टाइम में ही करते हैं। और टाइम की हिंदी भी क्या होती है? तो टाइम की हिंदी भी है काल। टाइम की हिंदी भी है काल। ठीक है, समझ में आया? अच्छा बच्चों, अब हम आगे देखेंगे कि टेंस जो है वो कितने प्रकार से कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर आप देखिए, टेंस को 3 तरह से लिखा गया है, मतलब 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। या हम कह सकते हैं कि टाइप ऑफ टेंस बोल दें तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या है बच्चों? तो सबसे पहले जान लीजिए, प्रेजेंट टेंस की हिंदी है वर्तमान। वर्तमान, ठीक। और टेंस की हिंदी क्या है? तो टेंस की हिंदी काल है, आप जानते ही हैं। ठीक, टेंस की हिंदी काल, प्रेजेंट का वर्तमान, पास्ट का भूत। डराने वाला भूत नहीं, टाइम की बात कर रहा है। भूत मतलब बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, यानी कि काम करते हुए जो हमारा काम बीत गया हो, तो जिस समय में बीत गया हो वही समय क्या कहलाएगा? भूत। ठीक, अगला फ्यूचर। फ्यूचर की हिंदी बच्चों भविष्य। फ्यूचर की हिंदी भविष्य। भविष्य क्या है? भविष्य वो समय है जो आने वाला है। ठीक, आने वाला होता है, ये आने वाला है, आने वाला समय। ठीक, वर्तमान क्या? जो चल रहा है, यानी जो अभी अभी हो रहा है, यानी कार्य जिस समय में हो रहा है, जिस समय में कार्य हो रहा है। ठीक है, याद होगा, आसानी से आपको पता चल गया। प्रेजेंट माने वर्तमान, और वर्तमान क्या है? वर्तमान वो समय है जिस समय में कार्य हो रहा है, यानी अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप अभी पढ़ रहे हैं। और हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग मिलके सीख रहे हैं, है ना? तो भूत, इस पे आ जाइए, बीता हुआ। अच्छा, भूत से डर लगेगा तो याद है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बोल दीजिएगा। चलिए, भूतकाल। अब ये भूत जो है बीता हुआ समय। ठीक, भविष्य आने वाला समय। ठीक है ना? अब सबसे पहले बच्चों आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस जो है उसमें जो पहला है टाइप्स ऑफ टेंस में, यानी कि प्रेजेंट। तो आज हम लोग प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखिए प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब यहां पर इसकी हिंदी लिख लीजिए, वर्तमान काल। वर्तमान काल। और आप जानते हैं वर्तमान काल मतलब बिल्कुल जो समय अभी चल रहा है। बहुत बढ़िया, चलिए ध्यान दीजिए। अब बच्चों सबसे पहले प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, और प्रेजेंट टेंस को कितने टाइप्स में बांटा गया है,
फिर प्रेजेंट टेंस में जो अलग अलग टाइप्स बटे हुए हैं, अलग अलग उनकी पहचान है, उन सभी के हिसाब से अलग अलग टाइप्स में अलग अलग सेंटेंस होंगे और उन सभी सेंटेंस के अलग अलग कुछ नियम होंगे और उन नियमों को जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नियम हमें समझ में आएगा नहीं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रेजेंट टेंस है या ये क्या है, क्योंकि जो हमको पता नहीं है उसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं। तो सीधी सी बात है, क्यों ना उससे पहले हम लोग जान लें। तो आज हम लोग क्या करेंगे, यही करेंगे कि प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जितने भी उसके टाइप्स हैं वो सारे टाइप्स जान लेंगे, उन सभी टाइप्स के आइडेंटिफिकेशन यानी कि उनकी पहचान के बारे में जान लेंगे, उन सभी टाइप्स के जो सेंटेंसेस हैं उन सभी सेंटेंसेस के अलग अलग रूल जो हैं उन रूल्स को भी हम जान लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में पहला टाइप इनडेफिनिट। इनडेफिनिट क्या है आपको पता है बच्चों? इनडेफिनिट नाम ही पता चल गया आपको कि इसकी हिंदी होती है अनिश्चित। अनिश्चित, ठीक, अनिश्चित का मतलब क्या? जिस समय के बारे में कोई निश्चित हमें पता ना चल पा रहा हो, जैसे वो काम कब से चला आ रहा है, वो काम किस तरह से है, ठीक है, यह जो कार्य हमारे द्वारा किया गया है उसकी अवधि क्या है, वो किस समय तक जाएगी होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं होगा। ऐसे में हम उस वाक्य को क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट। लाइक जैसे आप इसको एक तरीके से याद रखिए कि हम लोगों की आदत, ठीक, किस समय से आपकी कौन सी आदत शुरू हुई थी आप कह नहीं सकते, ठीक है ना। और अगर ये कहा जाए कि आपकी आदत जो है क्या वो कभी खत्म होने वाली है, तो हाँ, पर इस तरह नहीं कह सकते कि कल शाम को 4 बजे हमारी आदत खत्म हो जाएगी, है ना, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आदत जो है वो कम होगी, मतलब उसकी करने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? घट जाएगी। या हो सकता है कि जो हमारी आदत है वो किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाए, चेंज हो जाए, है ना, बदलाव हो जाए, उसका पुनर्रूपांतरण हो जाए, ऐसे करें ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पुनर्रूपांतरण, उसके रूप में परिवर्तन आ जाए। ठीक, आदत वही रहेगी। तो याद रखिए आदत के अंत में क्या आया है? ता। जैसे कि यहां पे देखिए आदत, मैंने ये वर्ड लिख दिया आदत, देखिए इसमें क्या दिया है? ता। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो हमारी आदत है वही क्या है? अनिश्चित है, और वही जो अनिश्चित है वही क्या है? इनडेफिनिट। और आप जानते हैं कि आदत के अंत में क्या आ गया? ता। इसका मतलब इसकी पहचान हम लिख सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, लिखते हैं चलिए, ता है, ती है और ते हैं, ठीक है। ये शब्द जिस किसी वाक्य के अंत में आए तो हम पहचान जाएंगे कि यही क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंडेफिनिट है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, हिंदी के वाक्य में तो ये पहचान, और इंग्लिश के वाक्य में क्या पहचान करेंगे? तो इंग्लिश के वाक्य में सबसे पहले बहुत आसान है, कुछ खास नहीं करना है, बस वर्ब को आपको देख लेना है, ठीक है। वर्ब देख लीजिएगा, उस वर्ब में आपको पता चल जाएगा क्या? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी, और क्या होगा? उसी हो सकता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ कभी आपको एस या ई एस भी लिखा मिल जाए। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लिखा होगा। ये किसके लिए है? ये इंग्लिश वाले के लिए है। इंग्लिश के सेंटेंस जो लिखे होंगे ये कौन से हैं? ठीक है, ये हिंदी वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक वाक्य समझो, राम राम जाता है ना, थोड़ा सम्मान इनको दे दिया जाए, ये सम्मानित व्यक्ति थे, ऐसे बोल सकते हैं राम जाते हैं, ठीक है, राम जाते हैं। ठीक, यहां पे देखिए ता है, ती है, ते है। अब आप सोचेंगे सर इसमें आपने कुछ सम्मान दे दिया, ठीक है, लेकिन वास्तव में ये ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि वर्ब दिखने में चेंज हो जा रहा है, इसलिए फिर हम इसको नहीं, फिर हम जाता ही लिखेंगे। बस ये ऐसे ही था समझने के लिए, राम जाता है। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब क्या करना है? आपको लास्ट में फाइंड आउट करना है। देखिए क्या दिया है? ता है, और आपको पता है कि आपको भी पता है ता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ता है मतलब जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सभी वर्ड रहेंगे, ठीक है,
हम उसे क्या समझेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो हो गया आपकी हिंदी के लिए। अब इंग्लिश के लिए जरा चले आइए। लिखा हुआ है ही गोज, ठीक। कोई आपसे पूछे कि बताइए ये कौन सा टेंस है, तो आप पहचान जाएंगे अभी क्या कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। यहां पे आप देखिए जो गोज लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो ये गोज है इसमें क्या क्या लिखा है, गो, और इसी के साथ क्या लगा है, ई एस, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या लिखी है उसी के साथ ई एस। तो अभी आपने पढ़ा कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस हो या फिर ई एस हो, चाहे एस हो चाहे ई एस हो, हम पहचान जाएंगे कि वो कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बच्चों, एक बार आप लोग भी ऐसे नोट कर लिए समझने के लिए। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगली बात, आपने ये पढ़ लिया कि प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट उसमें पहला जो है इंडेफिनिट होता है, उसकी हिंदी होती है अनिश्चित। अनिश्चित में हमारी आदत, जैसे कि या आपने उससे भी एक ट्रिक निकाल ली कि हमें आप जान जाएंगे कि जिस किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये लिखा रहेगा, ठीक है। या इंग्लिश को, अगर आपको कुछ भी इंग्लिश नहीं आती फिर भी आप सेंटेंस को देख लेंगे और आप पहचान जाएंगे कि कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तब भी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है तब भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ही होगा। एक एग्जांपल और, जैसे आई गो। देखिए कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंग्लिश हो, ठीक है, चाहे इंग्लिश सेंटेंस लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब की देखिए यहाँ पे क्या, कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम पहचान जाएंगे कि कौन सा है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का लगना क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब इसके कुछ हम रूल्स के बारे में ध्यान देते हैं। ठीक है, हमने टाइप पढ़ लिया, पहला इंडेफिनिट, उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन की पहचान कर ली कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे कैसे पहचानेंगे। फिर रूल्स, तो सबसे पहले बच्चों आप लोग एक चीज जानिए कि रूल्स को लिखने से पहले हम लोग ये समझ लें कि वाक्य जो है ना, वाक्य बिना वाक्य के काम बनने वाला नहीं, तो वाक्य होना ही चाहिए। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, जो सेंटेंसेस लिखे हुए होंगे या तो एफर्मेटिव लिखे होंगे, अफर्मेटिव यानी कि आप जानते हैं सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। इन तीन, हो सकता है कि आपको एक और मिले, कौन सा, प्रश्नवाचक निषेधात्मक। प्रश्नवाचक निषेधात्मक का मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, उसका भी मैं आगे बता दूंगा, अभी आपको लिखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सही हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए कि सर ने यहाँ पे लिखा नहीं है, बस ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अफर्मेटिव बच्चों, सबसे पहले आप क्या करना है, मैं जो रूल्स लिखूंगा आपको अपनी नोट्स पे नोट डाउन कर लेना है इसको, और आराम से उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना है बस। ठीक है, पहला बच्चों इसका जो रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो वो क्या है, वो है जैसे इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक, अफर्मेटिव अभी हम पढ़ ले रहे हैं, अफर्मेटिव में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। लेकिन आप जानते हैं कि यहां मैंने ये तो बताया नहीं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है ना, क्योंकि बच्चों इसमें हेल्पिंग वर्ब जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक, स्पेशली ये कह दें कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ये सपोर्टेड वर्ड्स हैं, है ना, वर्ब के साथ आ जाते हैं, तो इसको आप एज अ हेल्पिंग वर्ब मत मानिएगा। अभी आगे समझ में आएगा, मैं बताऊंगा कैसे क्या है, कुछ हेल्पिंग वर्ब की तरह रिएक्ट करने वाले वर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो रहेंगे भी आगे वो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, प्राइमरी में रहेगा, मैं बताऊंगा सभी, अभी आप देखते चलिए। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या होगा, अदर वर्ड। क्या बच्चों ये बिल्कुल ठीक है, क्या ये बिल्कुल ठीक है। एक चीज, क्या आपने पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, दो में से कुछ भी, तो चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो और चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप समझ जाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ऐसे आप लोग पूरा नोट कर लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। ठीक, उसके बाद क्या लिखा रहेगा बच्चों, फिर आगे ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। ठीक है ना। चलिए देखिए अगले नेगेटिव में आ जाइए। अब हाँ, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। अब तक आपने क्या किया था, पहले ऑक्सिलरी पढ़ा होगा और ऑक्सिलरी दो, ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया, जिसको हम क्या बोल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब, है ना। अभी आपने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने थोड़ा सा सेंटेंस में देखा था। हेल्पिंग वर्ब वो है जो वर्ब के साथ आते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब से पहले, और किस लिए आते हैं, वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। तो आप जानते हैं प्राइमरी और मॉडल, ये दो प्रकार के, है ना। ऑक्सिलरीज को दो अलग तरीके से रखा गया था, एक प्राइमरी की कैटेगरी में, एक मॉडल। तो प्राइमरी के अंतर्गत बच्चों तीन आते हैं, कौन से, बी, हैव और डू। अभी बच्चों हम लोग आगे सब देखेंगे, पर अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बी, हैव, डू इसी में से देखेंगे। डू, डू में क्या क्या आता है, डू, डज और डिड। डू, डज और डिड, ये तीन होते हैं बच्चों, डू, डज और डिड। ठीक, तो हम अभी के लिए क्या करेंगे, इसमें जब यूज करेंगे नेगेटिव में, तो इसमें सब्जेक्ट और नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। लेकर के आइए डू और डज, इन्हीं दो को यूज करेंगे। किन को यूज करेंगे, डू या डज को। ठीक है, याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ठीक, प्लस नॉट। ठीक, डू नॉट या डज नॉट ऐसे लिख सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि डू या डज दोनों में से कोई एक लगेगा, लगा लीजिएगा, नॉट लगा लीजिएगा। और बच्चों जब ये फिर आगे लिखा रहेगा, तो आप जानते हैं कि अगर कभी भी नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो नॉट लगाने के बाद अब हमेशा जो वर्ब होगी ना नेगेटिव में, जैसे आपने डू डज नॉट लगा दिया, अब इसके बाद हमेशा कभी भी जो वर्ब होगी उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मतलब एस या ई एस नहीं रहेगा। क्यों, एक शॉर्ट तरीके से और समझ लीजिए, एस या ई एस को देखो आप, इसमें डज, डज में क्या लगा है, ई एस, ऐसे समझ लो ये एस या ई एस इसी में आ गया। ठीक, याद रखिए, चाहे ऐसे करिए कि डू या डज नॉट लगता है, चाहे डू नॉट, चाहे डज नॉट, ऐसे लगा देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधी लिखी रहेगी। तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक, ओ टी एच अदर वर्ड, ठीक है, ओ बी जे ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब इंटेरोगेटिव। ठीक, अच्छा आप सोच रहे होंगे सर ये डू नॉट और डज नॉट कब कब लगेगा, किस किस के साथ लगेगा, अभी बता रहे हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करते चलिए। इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है बच्चों, तो आप जानते हैं कि या तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो या हेल्पिंग वर्ड शुरू में हो। तो क्वेश्चन वर्ड हो सकता है ना, जरूरी नहीं है, आ सकता है कभी क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब फिर आ सकता है। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब कौन से, अब यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहां हम क्या लिखेंगे, डू या डज ही। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज और प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर वही ऑब्जेक्ट और फिर वही अदर वर्ब, इसी का ध्यान रखना है। ठीक, देखिए बच्चों, जो ये डू या डज है, ठीक है, इसको यूज कहां पे करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ठीक है, कोई बात, इसको लिखा रहने देते हैं, है ना, इसको लिखा ही रहने देते हैं और इसी के साथ आपको आगे यहीं पर बता देते हैं, यहाँ ऊपर कॉर्नर पर, ठीक रहेगा ना, या यहीं पे बता देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए तुरंत। ठीक है, लिखते चलिए। जो डू या डज है, याद रखिएगा, डज एस या ई एस, एस या ई एस कब लगेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर पर्सन के साथ। सिंगुलर पर्सन कौन से बताइए, ही, शी, इट और किसी का नेम। ठीक, ही, शी, इट, इनको हम ऐसे मानेंगे कि ये सिंगुलर हैं और बिल्कुल होते भी हैं सिंगुलर। तो जो ये सिंगुलर हैं इन सब के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। ठीक है, और आई, वी,
यू, दे, ठीक है, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ ये सब प्लूरल मानेंगे हम इनको, और इनके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो याद रहेगा ना कहाँ पे डू लगाना है, कहाँ पे डज लगाना है, ये वाली चीज को याद रखिए, ठीक है, नोट कर लीजिए कहीं पे अभी। चलिए बच्चों समझिए, आपको ये पता हो गया है ना, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम आगे क्या आते हैं, सीधा टाइप, पहला टाइप खत्म हो गया, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का हमने क्या किया, इंडेफिनिट का हमने आइडेंटिफिकेशन देख लिया, उसके हमने रूल्स भी पढ़ लिए, उसके हमने अलग अलग सेंटेंसेस के साथ अलग अलग रूल्स और उनके साथ अलग अलग जो हेल्पिंग वर्ब लगता था वो भी हमने क्या किया, सब पढ़ लिया। ठीक, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए कॉन्टिन्यूअस में आ जाइए। अब कॉन्टिन्यूअस बच्चों ये सेकंड है। कॉन्टिन्यूअस आप जानते हैं, कॉन्टिन्यू तरीके से कॉन्टिन्यूअस बना हुआ है, मतलब जो चीज लगातार होती हो। कैसे होती हो, लगातार। लगातार, ठीक है, किसी कार्य का लगातार होते रहना, निरंतर, ठीक है, ध्यान रहेगा, कॉन्टिन्यू, निरंतर या लगातार। मतलब अब क्या है कि अब हम जिस काम को करेंगे वो काम लगातार या निरंतर हो रहा है ना। क्या मैंने बोला, हो रहा है, तभी तो पता चलेगा कि कोई काम हम निरंतर कर रहे हैं या कॉन्टिन्यूअसली वो काम करते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इसकी पहचान में क्या लिखेंगे कि इसमें रहा है, रहा है, रही है और रहे हैं, ये वर्ड लिखा रहेगा बच्चों। रहा है, रही है, रहे हैं, ये तीनों लिखे रहेंगे। ठीक, हिंदी में, इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में आप आसानी से पहचान लेंगे कि इसमें इज, एम, आर, इज, एम, आर, इन तीन हेल्पिंग वर्ब्स का, इन तीन हेल्पिंग वर्ब्स का भी मैंने यहां पे लिखा था प्राइमरी, और प्राइमरी में मैंने आपको बताया था बी, हैव, डू। तो जो बी है उस बी में क्या क्या आता है, इज, एम और आर, ये तीन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखिए हिंदी में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा, इज, एम, आर। और क्या चीज होगी, और इन सभी के साथ जो वर्ब होगा उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको हमेशा आईएनजी मिलेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आपको आईएनजी मिलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, पहचान जाएंगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूं, रमेश भोजन पका रहा है, रमेश भोजन पका रहा है। ठीक है, चलिए रमेश भोजन पका रहा है। अब हम इसको एक इंग्लिश में भी एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे इसी को इंग्लिश में लिख लेते हैं, रमेश इज कुकिंग फूड। ठीक है, रमेश इज कुकिंग फूड। ठीक है, दाल चावल रोटी सब्जी वही, आप वो स्ट्रीट फूड मत समझिए। ठीक है, भोजन पका रहा है, ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, रमेश इज कुकिंग फूड। अब यहां पर आपको देखिए मैंने भी क्या बताया था, हिंदी में होगा तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये चीज नो प्रॉब्लम दिख गई यहां पे। और इज, एम, आर पहचान लिया, ये है इज, एम, आर। और एक चीज और पहचान लिया, क्या, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, कुक मतलब पकाना। अच्छा, कुक मतलब बनाने वाला भी होता है ना। अब आप पकाने वाले, बनाने वाले को कुकर नहीं बोलेंगे, कुकर दूसरी चीज है। वो बर्तन, वो पात्र है, उस पात्र में, उस बर्तन में जब बनाता है, जिस बर्तन में हम रख देते हैं बनने के लिए, वो पात्र या बर्तन कहलाता है कुकर। ठीक है, बनाने वाला व्यक्ति कुक होता है, शेफ होता है। ठीक, वो कुकर नहीं होता है। तो आज आप समझ भी गए कि कुक, शेफ और कुकर में डिफरेंस। ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक और क्या लगा है, आईएनजी। ठीक, अभी आपने पढ़ा था कि इज, एम, आर इन हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, हो सकता है कोई एक के साथ, हो सकता है दो सेंटेंस जुड़े हुए हो, कंपाउंड सेंटेंस हो, अलग अलग आ जाए, पर हम इतना जानेंगे कि अगर इज, एम, आर दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, उसमें आईएनजी लगा है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों
अब इसके कुछ हम रूल्स लिख लेते हैं, ठीक है, अलग अलग सेंटेंसेस में। जैसे पहला जो है वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या रहेगा समझिए। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, अब हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब एक नाम स्पेशली मेंशन करेंगे, HV। मतलब इन तीनों को जो ये लिखे हुए हैं आपके इज एम आर, इन तीनों को हम बार बार इज एम आर ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप लोग भी समझ लीजिए। इसको हम किस तरह लिख देंगे, सीधा एक नाम से बुला लेंगे, HV, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इज एम आर लिखें या हेल्पिंग वर्ब लिख दें। तो चलिए बच्चों आगे हम लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लगेगा, ING, है ना, बिल्कुल ठीक। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों आगे ध्यान दीजिए। नेगेटिव, ये नेगेटिव मतलब नकारात्मक, है ना, ऐसे जो कि नकारात्मक होंगे, जो कि नेगेटिव चीजें बताएंगे। कोई ऐसा वाक्य जिसमें ना नुकर वाली बात की जा रही हो, नहीं। जैसे अभी मैं कह दूं रमेश भोजन पका रहा है, कह दूं रमेश भोजन नहीं पका रहा है, तो नहीं पका रहा है, उसमें जो नहीं वर्ड आ गया वो क्या हो जाएगा, नेगेशन को दिखाएगा, नहीं वर्ड। इसके बहुत सारे आप जानते हैं, नो, नॉट, है ना, नेवर जैसा भी होता है, पर थोड़ा सा अंतर आएगा बच्चों, ठीक है, नेवर के सेंस में और नो नॉट के सेंस में। वो आगे हम लोग ट्रांसलेशन चैप्टर पे फोकस करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। अभी के लिए नेगेटिव समझिए कैसे रहेगा। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। आप याद रखिए, आपने यहाँ पे देखा था डू या डज, ये देखो डू या डज, ये देखो पहले डू या डज, है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब क्या लगाएंगे, प्लस आगे नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें फिर ING, फिर आगे ऑब्जेक्ट, फिर आगे अदर वर्ड, ठीक, नो प्रॉब्लम। आगे आइए इंटरोगेटिव में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे आप देखो नेगेटिव टू या डज के बाद नॉट लगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा, मतलब इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट लिख सकते हैं, ठीक। अब इंटरोगेटिव थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। इंटरोगेटिव में क्या आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, whom, whose, when, where, which, how many, how much, ये सब वर्ड्स जो हैं, ठीक है, WH वाले से जो शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, व्हेज, whom, ऐसे, ठीक। आगे ध्यान दीजिए। अब इंटरोगेटिव में क्या होगा, WH टाइप वाले चाहे आ जाएं, चाहे हाउ वाले वर्ड आ जाएं, और इन सबको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस, आप जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड प्लस वो जोड़ने वाला नहीं, मतलब प्लस आगे ऐसे जोड़ते चले आएंगे कि इन चीजों के बाद ये आएगा। ये सबके एक सही फॉर्म है कि इस तरह से सेंटेंस लिखा रहेगा। क्वेश्चन वर्ड, फिर आगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, और उसके बाद फिर उस फर्स्ट फॉर्म में भी ING, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, ठीक है बच्चों। देख लीजिए आप लोग बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सबको अपनी एक पर्सनल नोट्स बना लीजिए, उसमें आप नोट डाउन करते चलिएगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे होगा डाउट एक बार सेशन कर देंगे, डाउट सेशन में सारी प्रॉब्लम्स जो डाउट्स होंगे उनको मेंटेन कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक। इंट्रोगेटिव समझ में आ गया बच्चों। अच्छा हाँ, एक वादा मैंने आपसे किया था कि भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये भी आ सकता है कई बार। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम क्या करेंगे, तो कुछ खास नहीं करना है। जब आप इंट्रोगेटिव का नेगेटिव पढ़ेंगे, जैसे कोई कह दे कि अब आप इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, ठीक, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव इसका बताओ, तो कुछ खास नहीं करना है। सीधी बात, जहां सब्जेक्ट होता है ना उसी के बीच में आप क्या जोड़ देंगे, नॉट लिख देंगे, ठीक, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। यहां पे देखो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर नॉट जोड़ देंगे, बस इतनी सी बात थी, ठीक है बच्चों। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर हो गया होगा। चलिए हमने दोनों पढ़ लिया, पहला टाइप वेरी फर्स्ट इंडेफिनिट, सेकंड कॉन्टिन्यूअस। अब बच्चों आगे हम लोग पढ़ते हैं, दो और हैं इसमें, तीसरा थर्ड परफेक्ट, ठीक है ना, तीसरा है ये और ये चौथा, ठीक। नंबरिंग कर दें,
ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक, ऐसे मत करिए कि आप नंबरिंग करिए, आप इतना अच्छा तैयार करिए कि लोग आपकी नंबरिंग करें और देन आपको फर्स्ट पे रखें, है ना, ये जरूरी है। चलिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस अभी हम लोग इसमें दोनों पढ़ लिया। कौन कौन सा? पहला पढ़ लिया इंडेफिनिट, दूसरा पढ़ लिया कॉन्टिन्यूअस, अभी तीसरा पढ़ेंगे परफेक्ट। और आप लोग जानते हैं बच्चों परफेक्ट की हिंदी क्या होती है? ये परफेक्ट की हिंदी आप जानते हैं कि पूर्णतः बहुत अच्छा। जब कोई कहता है कि अरे तुम्हारा काम तो बड़ा परफेक्ट है, मतलब तुमने बहुत अच्छे से किया। ठीक, मतलब कि तुमने बहुत अच्छे से किया, इसका मतलब क्या है? आप सेंटेंस पे फोकस करिए, तुमने बहुत अच्छे से किया, इसका मतलब क्या है कि जिस काम को आप कर रहे थे उस काम को आपने बहुत ही अच्छे से करके समाप्त कर दिया, यानी कि वो कार्य और उस कार्य का समय वो बीत चुका है, वो जा चुका है। ठीक है, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? परफेक्ट बोलेंगे। ठीक, समझिए। अब परफेक्ट में से आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान करिए। अभी क्या है? अभी मैंने बताया कि आपने समाप्त कर दिया। हम ये कहते चाहे कि आपने समाप्त कर दिया, या हम लोग यूं कह लें कि आप कार्य को समाप्त कर चुके हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसकी आइडेंटिफिकेशन हिंदी में सबसे पहले आप इसमें पहचान लीजिएगा कि चुका है। ठीक है, चुका है, चुकी है, और चुके हैं। चुका है, चुकी है और चुके हैं। ठीक है, ये वर्ड आ सकते हैं। और क्या आ सकता है? या, ये, ए, ई, है ना। और ये सब लिखने के बाद ही इसी के साथ आगे क्या लिखा रहेगा? है भी हो सकता है भी हो सकता है, चाहे है लिखा हो चाहे है भी हो सकता है। अंग की बिंदी, तब नाक से आप पढ़ेंगे। ठीक, कोई दिक्कत इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ये हिंदी के लिए बच्चों। इंग्लिश के लिए क्या होगी? इंग्लिश के लिए आप जान लीजिएगा कि इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, या तो हैज लिखा होगा और या तो हैव लिखा होगा, या तो हैज या तो हैव, ये वर्ड्स लिखे होंगे। ठीक, समझ में आया? और क्या हो सकता है? इतनी ही नहीं बात, इसमें एक नई बात जो वर्ब होगी उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, कुछ भी हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही क्यों ना हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और हेल्पिंग वर्ब जो ये है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सा? हेल्पिंग वर्ब कौन सा बोल सकते हैं हम लोग? यही हैज या हैव, इसको एक नाम से बोल देंगे हेल्पिंग वर्ब। जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था इज एम आर को, है ना, हेल्पिंग वर्ब, इसको भी एचवी के नाम से रखेंगे। ठीक, आइए आप जान लीजिए बच्चों कि कभी भी अगर आप अफर्मेटिव नेगेटिव किसी को बनाते हैं ना, तो सबसे पहले जो इसमें लिखते हैं किसको लिखते हैं? सब्जेक्ट को। नो प्रॉब्लम, पहले इसको भी सब्जेक्ट आने दो। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तो बार बार हैज हैव लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग एचवी लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब समझ जाएंगे। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, और फिर क्या रहेगा? अदर वर्ड रहेगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तक तो सब ठीक ठीक चल रहा है, कुछ ऐसा मैंने बताया नहीं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो जाए। ठीक, नेगेटिव बच्चों देखिए, नेगेटिव में क्या है? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को बच्चों, सब्जेक्ट। और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा अगर हेल्पिंग वर्ब दी है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक, आपने खाना खाया है, अब आपको एक गिलास पानी पीना है तो आप पानी पिएंगे। चलिए एग्जांपल देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या? फिर जो आपकी वर्ब आनी है, लेकिन याद रहे थोड़ी सी भी दुर्घटना अच्छी बात नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, क्योंकि क्या है? नेगेटिव, फोकस करके चलना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर क्या रहेगी? अब लेके आओ वर्ब की थर्ड फॉर्म को, और फिर से लेके आओ ऑब्जेक्ट को, और फिर अदर वर्ड को। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इंटरोगेटिव ध्यान से देखिए। चलिए बताइए, इंटरोगेटिव सबसे पहले किसको लिखेंगे? इंटरोगेटिव में बिल्कुल सही, क्वेश्चन वर्ड, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ क्या रहेगा? फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट,
फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, अदर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इससे पता चल गया कि ये कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव। ठीक है ना, हिंदी में भी इसकी आइडेंटिफिकेशन हमने कर ली, इंग्लिश के लिए भी हमने देख लिया, और इसको भी हमने देख लिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? चलिए ठीक है, अब जो हैज या हैव है, इसका यूज कहां पे करेंगे? अभी मैंने आपको कॉन्टिन्यूस में शायद इज एम आर का यूज ऐसे पर्टिकुलरली नहीं बताया है, बता देंगे भी रिसेंटली, लास्ट में देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आप तुरंत यहीं पे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये इसी में नोट कर लीजिए तुरंत। यहाँ पे जो इज एम आर है, तो आप जान लीजिए ही, शी, इट। ही, शी, इट और किसी का नेम, अगर ये है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। आई ये लिखा है तो आई के साथ एम, और वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या रहेगा, आर रहेगा। बस याद रखिएगा, सब्जेक्ट में जहां आई रहेगा वहां आई एम, जहां ही, शी, इट है, नेम है, वहां पे इज, और जहां पे वी, यू, दे है वहां पे आर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आ जाइए इस टॉपिक पे। अब हम लोग कहाँ थे, हैज और हैव का यूज करने के लिए। ठीक, तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं हैज और हैव का यूज, आप झट से समझ जाएंगे। जो हैज है, ठीक है, हैज, और जो हैव है, ठीक, आप जान लीजिए हैज सिंगुलर के साथ लगेगा, और जो हैव है वो प्लूरल के साथ लगेगा। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, और किसी का नेम। ठीक है, किसी का नेम, ये सब क्या है, सिंगुलर। ठीक, हैव किसके साथ लगेगा, हैव आई, वी, यू और दे। ठीक है, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या रहेगा, हैव रहेगा। समझ गए, इनके साथ हैव, इनके साथ हैज। बस अब तो कोई समस्या ही नहीं रही। ठीक, आगे आ जाइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये क्या है बच्चों, परफेक्ट मतलब जो है काम क्लियर हो चुका है, काम खत्म हो चुका है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस लगा है। इसका मतलब कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है, काम परफेक्ट अच्छी तरीके से हो रहा है और अभी होता चला जा रहा है ना। लेकिन याद रखिए बच्चों, जब काम खत्म होता है तो आपको व्यक्ति कोई नया काम थमा देता है कि ये लो अब इस काम को करो, अब इस काम को करो, है ना। ऐसे मान लिया कहीं फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे कोई काम मिल गया आपको, किसी ने आपको दे दिया कि काम करके दिखाओ। अब आप वो काम बड़ी मेहनत और लगन के साथ करते रहें, और जैसे आपका काम था तब तक किसी ने बुला लिया, आओ एक नया काम ले जाओ, है ना, और फिर आपको नया काम ले लेते हैं। लेकिन बच्चों आप, ठीक है कोई बात नहीं है, कार्य करना भी चाहिए, लेकिन जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसमें क्या है, इसमें जो आप कार्य कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि किसी समय से किसी कार्य को करते रहना, किसी समय से किसी कार्य को करते रहना। मतलब जब कार्य को करना हमने शुरू किया होगा तो वो किसी पर्टिकुलर समय से करना शुरू किया होगा। ठीक, इसकी पहचान क्या होगी, कुछ खास से पहचान नहीं होगी, क्योंकि इसकी किसी से पहचान नहीं है, इसलिए इसकी पहचान बस इतनी रखेंगे कि रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक, रहा है, रही है और रहे हैं, ये क्या है, ये हिंदी वाक्य के लिए इसकी पहचान। इंग्लिश वाक्य के लिए क्या होगी, जो आप हैज लिखते थे और हैव लिखते थे, क्या करिएगा, हैज और हैव के साथ ही बीन जोड़ दीजिएगा। मतलब चाहे हैज बीन चाहे हैव बीन, ये दोनों आप लिखेंगे। ठीक, और क्या करेंगे बच्चों, दो चीजें आपको इसमें और मिलेंगी, दो अलग अलग वर्ड मिलेंगे, एक मिलेगा फॉर और एक मिलेगा आपको सिंस। फॉर किसके लिए लगेगा, तो फॉर लगेगा आपका अनिश्चित के लिए, अनिश्चित। ठीक, और सिंस निश्चित के लिए, निश्चित के लिए, फॉर अनिश्चित के लिए और सिंस निश्चित के लिए। अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि अनिश्चित में कौन से आते हैं और निश्चित में कौन से आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाइए। अफर्मेटिव सेंटेंस पहला आप जानते हैं, सबसे पहले किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को। बहुत बढ़िया, सब्जेक्ट।
ठीक, प्लस हेल्पिंग वर्ब, बहुत बढ़िया, आप तो जान गए, बिल्कुल सही। हैज या हैव प्लस बीन, इसको किस नाम से लिख सकते हैं? HV, हेल्पिंग वर्ब, बहुत बढ़िया, गुड। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, चाहे इस तरह से लिख लीजिए, चाहे आप हैज बीन या हैव बीन को ऐसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, हैज बीन या हैव बीन को सबको क्या मान लेते हैं कि ये सब हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक है ना। चलिए अब क्या लिखेंगे, जो आगे वर्ब होगा इसमें ध्यान रखिए कॉन्टिन्यूअस दिया है, और कॉन्टिन्यूअस में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। याद रखिए अभी आपने किया था, जब आपने केवल कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था तो कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या मिला था, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ठीक। तो उसी तरह जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें भी क्या होगा, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस आगे फिर जोड़ते चलिए ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ऐसे ही नेगेटिव में फिर से आ जाइए, नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब तो आपको रट गया होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये भी आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या रहेगा, फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोगेटिव में आ जाइए, इंट्रोगेटिव में वापस से देखते हैं, सबसे पहले क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड, बिल्कुल ठीक, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, बहुत बढ़िया, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड, है ना। चलिए देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चों अब आपसे कोई कहे कि आप इंट्रोगेटिव का नेगेटिव ही बनाते चलो, है ना, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, हमने पढ़ा था अभी कि इंट्रोगेटिव का नेगेटिव कहीं भी हो पहचान लो, ढूंढ लो सब्जेक्ट कहाँ पे है, ये सब्जेक्ट रह गए, ये सब्जेक्ट रह गए, मैंने कहा इसके बीच में क्या जोड़ दो, यहाँ पे नॉट जोड़ दो, क्या जोड़ दो, नॉट जोड़ दो, ठीक, बस कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हैज और हैव, अब आप सोचोगे कि सर हैज बीन, हैव बीन, कोई बात नहीं है, ये आपको पता है ना हैज का यूज, ये आपको पता है ना हैव का यूज किन किन के साथ यूज करेंगे। तो अब क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो हम इतना कह सकते हैं कि ये हैज बीन कर लो और इसको हैव बीन कर लो, ठीक, बस अब कह दो हैज बीन किसके साथ लगेगा, इनके साथ लगेगा, हैव बीन किसके साथ लगेगा, इनके साथ लगेगा, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, ठीक। अब एक चीज बच्चों, इसमें जो फॉर दिया है और जो सिंस दिया है, ठीक है, मैंने कहा फॉर जो है वो किसके लिए है, अनिश्चित के लिए है, और सिंस किसके लिए है, निश्चित के लिए है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल आप इसका ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, पहले हिंदी के एग्जाम्पल से, जैसे आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, ठीक। मेरी वीडियो मतलब आप अपने इस वीडियो से पहले, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो से पहले आप कुछ पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो हम लोग इस तरह मान ले रहे हैं कि आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, ठीक। राहुल शाम से ही खेल रहा है, ठीक है, शाम से ही खेल रहा है। तुम पिछली रात से जग रहे हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वह सन 1998 से इस परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए क्या दिया है, 2 घंटे से, शाम से, पिछली रात से,
सन 1998 से। ये सब क्या है बच्चों? ये सब टाइमिंग है। देखिए और क्या पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं वाला है ना। ये मतलब क्या होगा, अभी आपने पढ़ा है कि जहां कहीं भी प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, और क्या होगा उसमें हम हैज बीन, हैव बीन का यूज करेंगे। और क्या होगा, उस वाक्य में कहीं ना कहीं एक और चीज, समय दिया होगा, समय भी दिया रहेगा। ठीक, जैसे कि आपने एग्जाम्पल के लिए भी यहाँ पे देखा, इसमें समय भी दिया है। देखिए कार्य भी हो रहा है, जग रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है, और समय भी दे दिया गया है ना। तो इस हिसाब से आप समझ गए। ठीक, अब बच्चों जो एक था उसमें कि हम कहाँ पे यूज करेंगे फॉर को, कहाँ पे यूज करेंगे सिंस को, तो सबसे पहले आप लोग समझ लिए थोड़ा सा इसके बारे में। जो सिंस है बच्चों, सिंस, ठीक, थोड़ा और क्लियर लिखते हैं, सिंस और फॉर इनका यूज। ठीक, सिंस का यूज कहाँ, निश्चित करने के लिए, किसी निश्चित टाइमिंग के लिए, निश्चित, और इसका अनिश्चित, अनिश्चित। ठीक है, कैसे निश्चित, कैसे अनिश्चित, कैसे, जैसे अभी आप देखिए, अभी मैंने क्या बताया था आपसे, 2 घंटे से। ठीक, चलिए सिंस को देख लेते हैं और फॉर को देख लेते हैं। ठीक है, समझिए, जैसे मैंने कह दिया कि 2 घंटे से, 2 घंटे से, आप बताओ क्या ये इसमें सिंस लगना चाहिए? 2 घंटे से क्या सिंस लगना चाहिए? हाँ, आपके हिसाब से लगना चाहिए ना? नहीं लगना चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि पता नहीं ना कि वो 2 घंटे कौन से हैं। वो 9 बजे से 11 बजे का है, कि 7 बजे से 9 बजे का है, कि 10 बजे से 12 बजे का है, उसके बारे में एग्जैक्ट चीजें हमें नहीं पता चली। भले ही आप AM या PM लिख दो, मान लो हमने AM या PM नोट कर लिया। अब ये बताओ, मैं कह दूंगा 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो जरा तुम मुझे बता सकते हो कि 9 AM से लेकर के वो 11 AM तक, मतलब 9 बजे सुबह से मॉर्निंग के 11 बजे पढ़ रहा है, कि 7 से 9 बजे रात में पढ़ रहा है? कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो जब नहीं पता चल रहा है तो सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि ये फिर क्या है, सिंस नहीं है, मतलब इसके साथ सिंस नहीं लग सकता। किसके साथ लग सकता है? अब 2 घंटे नहीं 2 घंटे नहीं, 2 बजे से, 2 बजे से, कितने बजे से? 2 बजे से। अब ये नहीं कि 7 बजे से 9 बजे तक, तो 2 बजे से, नहीं नहीं, 2 बजे से एग्जैक्टली टाइम दिया है, 2 PM 2 AM जो भी होगा, है ना, 2 PM या 2 AM। अगर 2 PM है तो भी, और 2 AM है तो ये भी। अच्छा, AM PM कैसे पता करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, AM PM की पता करने की हमको जरूरत नहीं है, जितना लिखा है उतने का ही काम चल लेना। इसमें नहीं लिखा है कि AM है तो हमको खोज करने की कोई जरूरत नहीं कि AM है, वो चाहे रात का हो चाहे सुबह का है। ये पता है कि किस टाइम से एग्जैक्टली शुरू हुआ है। ठीक, ये पता चल रहा है। लेकिन उसमें अब 2 बजेगा तो 2 ही बार बजेगा ना, या तो रात में 2 बजेगा या तो फिर दोपहर में 2 बजेगा, 2 ही टाइम पे 2 बज सकता है। तो सीधी सी बात है, ये तो सब निश्चित है, लेकिन वो 2 घंटे से निश्चित नहीं था, है ना। इसका मतलब वो किस में जाएगा? फॉर वाले के लिए जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, 2 बजे से ये था, इधर क्या हो जाएगा? इधर आप उसको लेके आइए, 2 घंटे से, 2 घंटे से। ठीक, ऐसे ही आपसे कोई कहे जनवरी से, कब से? जनवरी से, मतलब किसी महीने का आपको नाम मिल जाए। ठीक, जनवरी से। ठीक, ये हो गया। और आपको कहीं लिखा मिले 4 माह से या 4 महीने से, 4 माह से। ठीक है, ये नहीं पता है बच्चों कि कौन से 4 माह, जनवरी फरवरी, है ना, मार्च अप्रैल वो वाले हैं, कि ये अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये वाले हैं, पता नहीं चल रहा है कि कौन से 4 माह, लेकिन यहाँ पता है कि जनवरी से।
ठीक, ऐसे कोई आपको टाइम मिल जाए 17 जुलाई, 17 ऑफ जुलाई, मतलब जुलाई की कौन सी 17 तारीख को, इसमें पता है, ठीक है, लेकिन ऐसे लिख दिया जाए कि वह किसी रोज, अब किस रोज कोई पता नहीं, ऐसे कोई आपको तारीख मिल जाए जिसके बाद आपके पास कोई स्पष्टीकरण ना हो, जिसको पढ़ने का कुछ बेहतरीन ना तरीके से ना समझ पाओ, ठीक। तो 2 घंटे से, 4 माह से, ऐसे ही आ जाए 4 वर्ष से, 4 वर्ष से, 4 वर्ष से, या 4 दिन से, 4 दिन से, 4 दिन से, ठीक है। यहां पे क्या हो, यहां पे दे दिया जाए आपको 2023, है ना, मतलब क्या 2023 से, ठीक है, ये वर्ष वाला आ गया। 4 दिन से ऐसे दे दिया कि मंडे से, ठीक, ऐसे आपको मिल जाए संडे से, तो भी आप जान लेंगे। फिर आपके लिए इवनिंग, शाम से, ठीक, शाम पक्की बात है कि शाम 24 घंटे में एक ही तारीख पे आती है, और रोज एक ही तारीख पे नहीं, अलग अलग तारीख पे भी आ सकती है, लेकिन दिन में एक ही बार आएगा। और दिन में कब, वही शाम के 5 बजे से, शाम के 4 बजे से, शाम के 7 बजे तक, है ना, या 7-8 के पहले तक ही, ठीक, इवनिंग। और क्या, मॉर्निंग, ये सब चीजें क्या है, ये सब फिक्स है बच्चों, ठीक। आफ्टरनून या नून, ठीक है, समझ जाएंगे। मिडनाइट, मिडनाइट, बीते हुए कल से, यस्टरडे, यस्टरडे, आने वाले कल के लिए कल जाएगा। तो फिर आप याद रखिए, तो फिर वो ऐसा नहीं होगा कि सिंस टुमारो, ऐसे सेंटेंसेस बहुत कम नहीं ना के बराबर आते हैं, फिर हम उसको सीधा फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं आगे, ठीक। यस्टरडे, मिडनाइट, ये सब हो गया, ठीक है। पिछली रात से, लास्ट नाइट, पिछले हफ्ते से, लास्ट वीक, पिछले साल से, है ना, पिछले वर्ष, तो लास्ट। तो लास्ट लिखने के बाद जो आता है, अब ईयर हो, मंथ हो, डे हो, है ना, ये सब कुछ भी, ठीक है ना, समझ जाएंगे। अब क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, और इन सब के लिए क्या लगाएंगे आप, फॉर लगाएंगे, ठीक है बच्चों। और जहां पे आपको समस्या होगी, कंफ्यूजन होगा, ठीक है, आप एक बार इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है, रिवाइज करने के बाद आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा शुरू से, एक बार आप एट अ ग्लैंस, एक दृष्टि में फटाफट के तरीके से हम लोग देख लेते हैं। अब टेंस यानी कि काल, काल का एक और पर्यायवाची समय, यानी किसी समय से, है ना, किसी समय के भीतर रह करके हमें कार्य करना, तो जिस टाइम में हम कार्य कर रहे हैं वही क्या है, वही काल है, ठीक। 24/7 चाहे जब करें, किसी भी कार्य को करें, क्या कहलाएगा, वही काल कहलाएगा, ठीक। आगे आ जाइए, तुरंत आपने देखा कि जो टेंस है वो फिर 3 तरीके से बढ़ता है, एक प्रेजेंट में बढ़ता है ये, एक फिर आगे पास्ट से बढ़ता है, और एक ये फ्यूचर में। अभी हमने क्या किया कि हम लोगों ने पहला पढ़ा प्रेजेंट, और प्रेजेंट क्या है, वर्तमान, ठीक, यानी जो अभी हो रहा है, जो अभी चल रहा है, जिस समय में कार्य हो रहा है, यानी कि अभी का समय, आप समझ लीजिए, अभी का समय, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग जो प्रेजेंट टेंस है उसके बारे में थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि कितने टाइप्स में उसको बांटा गया। तो पहला बच्चा जो उसका टाइप था, पहला था इंडेफिनिट। इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, जिसकी पहचान कैसे, आदत से। हमारे आदत क्या है, इंडेफिनिट है। आदत के अंत में क्या आता है, आदत के अंत में क्या है, ता, ठीक, यही ता है, ती है, ते है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि इस ट्रिक पे ता है, ती है, नहीं नहीं नहीं, बस ये समझ के रखो कि मतलब हमारी आदत जो है तो उसे मिलता जुलता हुआ, क्योंकि इंडेफिनिट क्या चीज होती है, सबसे आसान तरीके से समझ सकते हैं, हमारी आदत होती है। तो जिस किसी हिंदी वाक्यांश में ता है, ती है, ते है आएगा, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म उस ओ लिखा रहे हो, या वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस लिखा रहे, हम समझ जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कब ऐसे ईएस लगाएंगे, कब लगाएंगे, तो आप जान लीजिए बच्चों, मैक्स ऑफ टाइम थोड़ा सा तो आपको याद रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। मैक्स ऑफ टाइम, जैसे हमने एक वर्ब लिखा गो, ठीक, एक हमने लिखा गो, एक हमने और लिखा डू, ठीक है, एक हमने और लिखा कॉल। अब बच्चों एक चीज आप जान लीजिए कि जो ऐसे ईएस लगेगा ना, वो इसी, चूंकि ओ क्या है, वॉवेल, ईएस में क्या है, पहले शुरू में ई है, वॉवेल, इसमें भी लास्ट में क्या है, ओ है, वॉवेल। जब वॉवेल दिया हो अंत में, तो जो ईएस है उसमें पहले ही वॉवेल दिया है ना, ई, क्या करेंगे, वॉवेल वाले को जोड़ देंगे,
ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। डू ऐसे क्या हो जाएगा, इसमें भी डज हो जाएगा। कॉल में, अब कॉल में चूंकि क्या है एल, और एल क्या है कॉन्सोनेंट, और ई एस वाले में देखिए पहले क्या दिया है, हमने कहा था एस लिखो या ई एस, एस या ई एस, तो यहां पर क्या है कॉन्सोनेंट, तो ये वाला नहीं आएगा, कौन सा आएगा एस आ जाएगा, क्या लग जाएगा कॉल्स लग जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो इस तरह से बच्चों आप कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर ले जाएंगे। ठीक, कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं, लगातार निरंतर किसी कार्य का करते रहना। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ऐसे यहां समझ लीजिए, यहां भी डू या डज, ये भी हेल्पिंग वर्ब की ही तरह है और हेल्पिंग वर्ब ही है प्राइमरी में। ठीक, याद रखिएगा इसको, हमने पहले वहां बता दिया था। ठीक है, और यहां पर आप इसको इज एम आर इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, इसमें भी आप कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर ले जाएंगे। बस क्या करना है, एक बार इनको आपको रिवाइज करते रहना है, एक बार आपको पढ़ लेना है, एक बार आपको समझ लेना है, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यहां पे देखिए परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट, परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, ए है, ई है, ऐसे वर्ड्स होते हैं। ठीक, ये कोई वर्ड्स लिखे रहेंगे, और हैज या हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हैज है कहाँ लगता है, आपने देख ही लिया, ही शी इट, और किसी का नेम दिया हो तो क्या लग जाएगा हैज लग जाएगा। और ये हैज बीन वाला है तो बीन वाला मत सोचना, बस क्या लग जाएगा सिर्फ और सिर्फ हैज। हैव कहाँ लगेगा, आई वी यू दे। ठीक, ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं, हैज के और हैव के साथ अब बीन भी जुड़ेगा तो पूरा रख लेना है, हैज बीन या हैव बीन। ठीक, हैज बीन कहाँ, ही शी इट और नेम के साथ, हैव बीन कहाँ, आई वी यू और दे के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर खत्म हो गया। फिर आगे हम लोगों ने इसमें जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था उसमें जो वर्ड्स आते हैं दो, सिंस और फॉर, इन दोनों के लिए हम लोगों ने ये भी लिख के देख लिया कि किसके साथ सिंस लगेगा और किसके साथ फॉर लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आराम से। ठीक, एक आध सेंटेंस आप लोग देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आप लिख करके और बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। जैसे लिखा हुआ है ही गोज, एक तो ये सेंटेंस, ठीक है, पहचानिए। आई एम राइटिंग, ठीक। यू आर वॉकिंग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पहचानते चलिए। वी हैव डन दिस वर्क, वी हैव डन दिस वर्क, ठीक है ना। आगे देखिए, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, सिंस 3 PM, शाम के 3 बजे से। तो 3 PM, अब हम यहाँ 3 बजे जब लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, सिंस 3 o'clock, ऐसे समझ लीजिए 3 o'clock, कोई प्रॉब्लम। बस थोड़ा सा आपके दिमाग में बच्चों रखना है ये कि इसमें ही है, कहाँ पे रहेगा आपको पता है, कब ऐसे ईज लगेगा, तो याद रखिएगा। अभी आपने सबसे पहले यहाँ पे देखा है, मैंने इसमें बता दिया था कि जब कभी भी सिंगुलर होगा तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या रहेगा, ऐसे या ईएस। जब कभी भी जो प्रोनाउन होगा या जो सब्जेक्ट होगा, कभी भी अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक, और किसमें, तो वो है प्रेजेंट के इनडेफिनिट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट के इनडेफिनिट टेंस में। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, एस या ईएस रहेगा। वो भी ध्यान देना है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो, अगर यहीं पर क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या होगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस नहीं रहेगा। कब, अगर अफर्मेटिव है तो। और अगर नेगेटिव आ गया तब क्या हो जाएगा, जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव आएगा तुरंत काम खत्म, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एस या ईएस का काम खत्म, ये नहीं रहेगा। सिर्फ क्या रहेगा, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नेगेटिव के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। कौन सा, डू नॉट और डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट। और आप जानते हैं सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए डज नॉट और प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए डू नॉट, डू या डज नॉट, है ना। तो डू नॉट या डज नॉट कहाँ लगाएंगे, तो जो डज नॉट है वो रहेगा सिंगुलर के साथ, और जो डू नॉट है ये किसके साथ रहेगा, प्लूरल के साथ। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इसी के साथ एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे, एक बार इसको वापस से पढ़ लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। हम लोग फिर नए टॉपिक में मिलेंगे बच्चों, स्टे ट्यून्ड बच्चों।